हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 10th क्लास का भूगोल का फर्स्ट लेसन संसाधन और विकास करेंगे। संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। सबसे पहले है संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है या हमारे प्रयोग में लाई जा सकती है, संसाधन कहलाती है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसे हम प्रयोग में लेकर आते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव जिनमें जीवन होता है, अजैव जिनमें जीवन नहीं होता है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समापत्या के आधार पर। दूसरा पॉइंट है हमारा समापत्या के आधार पर, यानी कि वो समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले है नवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य जो दोबारा से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनको हम दोबारा से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वामित्व के आधार पर, कि स्वामी कौन है उनका। संसाधनों का स्वामी कौन है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं हम। सबसे पहले होता है व्यक्तिगत। किसी व्यक्ति का खुद का उसका निजी अधिकार होता है, तो उसे हम कहेंगे ये व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा होता है सामुदायिक। किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है उस संसाधनों पर, वो सामुदायिक होता है। और किसी राष्ट्र का अधिकार होता है तो वह राष्ट्रीय अधिकार के अंदर आ जाते हैं। और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय। और इसका चौथा पॉइंट है हमारा विकास के स्तर के आधार पर, कि हमने संसाधनों का विकास कितना कर लिया है, हमने कितनी उन्नति कर ली है। चौथा पॉइंट है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम कैसे मान सकते हैं। संभावी, यानी कि जिनका विकास संभव हो सकता है। दूसरा है विकसित भंडार, जिनको हमने पहले ही विकसित कर लिया है, विकसित भंडार कहेंगे उन्हें हम। विकसित भंडार है वो। और तीसरा होता है इसका संचित कोष, जब हम किसी चीज को संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं कि आगे हम इसका भविष्य में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो होता है संचित कोष। अब संसाधन प्राकृतिक और मानवीय। संसाधनों का महत्व क्या है। संसाधनों का महत्व। संसाधनों का महत्व। संसाधन किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि संसाधन
किसी भी देश के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन माना गया है। और संसाधनों का विकास उचित समय सूझ और कम से कम करना चाहिए, ताकि संसाधनों का विकास भी होता रहे और आगे आने वाली पीढ़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि हम जब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किसी तरह का विकास करते हैं और वर्तमान विकास की प्रक्रिया और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की भी अवहेलना नहीं करते, तो वो सतत पोषणीय विकास हो जाता है। कि किस प्रकार से हमने किसी चीज का बहुत ज्यादा विकास कर लिया है लेकिन हम उसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, केवल उचित मात्रा में ही उसका प्रयोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो, वो है सतत पोषणीय विकास। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति मानी गई है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रांतीय स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो। संतुलित संसाधन नियोजन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। संसाधन के जो नियोजन है उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इससे संसाधनों की कम बर्बादी होती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। संसाधन के नियोजन का लाभ। संसाधन नियोजन का लाभ क्या है? संसाधन नियोजन का लाभ, संसाधनों की बर्बादी कम होती है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सकता है। संरक्षण क्या है? संरक्षण प्रोटेक्शन, बचाव करना, संरक्षण करना, किसी चीज को बचाना। संरक्षण क्या है? जब मानव संसाधनों के प्रबंधन को सही रखते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। किस प्रकार से मानव संसाधनों का जो विकास है या मानव संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, कम से कम प्रयोग कर रहा है, तो वो उनका संरक्षण भी कर रहा है। भारत का धरातल कैसा है? अब इसके बाद आ जाता है भारत का धरातल। भारत का धरातल ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 43% मैदानी क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 43% मैदानी क्षेत्र है। 30% भाग पर्वतीय माना गया है। 30% भाग पर्वतीय माना गया है और 27% पठारी माना गया है। इस तरह से भारत की जो धरातलीय विस्तार है वो इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें 43% मैदानी क्षेत्र, 30% पर्वतीय क्षेत्र और 27% पर्वतीय क्षेत्र है। इसी के आधार पर भारत की जनसंख्या निवास करती है। मृदा, धरातल के आधार पर भारत का जो धरातल है उसमें भिन्नता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पठारी क्षेत्र है जो कम ऊंचे हैं। उसी के आधार पर यहाँ मृदा भी पाई जाती है। मृदा होती क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो कि विखंडित शैल चूर्ण से, जो विखंडित
शैल क्या होता है? शैल होती है चट्टानें। शैल होती है चट्टान जो विखंडित शैल चूर्ण से बनी हुई है। शैल चूर्ण से बनी है और पौधों के लिए और मानव के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। उसे हम मिट्टी या मृदा कह सकते हैं। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरता। मृदा का वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता और रंगों के आधार पर किया जाता है। और रंगों के आधार पर किया जाता है कि उसका उपजाऊपन कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो किस कृषि के लिए, किस खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी गई है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक की सहायता से इन प्रश्नों को याद करना है और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।